नमस्ते बच्चों। आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ अपन फिर देवश्री के ऑनलाइन क्लासेज में फिर उपस्थित हो गए हैं। आज का अपना पेपर है स्माइल पेपर नंबर 5। इससे पहले अपन 4 पेपर पढ़ चुके हैं। आज 5वां पेपर पढ़ेंगे। अब तक आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है और आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको लेकर भी सजग है और आप उसको देख भी रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अब तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप यहाँ से उसको क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। उससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा होगा। जब भी कोई वीडियो डलेगा नया वो आपके पास उससे क्या आ जाएगी, सूचना आ जाएगी। और आपको जैसे मान लो हम व्हाट्सएप से या किसी से भेजते हैं तो आपके पास सूचना मिले न मिले, लेकिन यूट्यूब पे जैसे ही वीडियो डलेगा आपके पास सूचना आ जाएगी। भाई लाइव आने वाला है, उससे उसी समय और उससे 5-10 मिनट पहले भी आपके पास सूचना आती है। तो आप सबसे पहला काम तो ये देखिए कि अगर यहाँ पर सब्सक्राइब हो रखा है तब तो आप सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब हो रखा है कि नहीं हो रखा है इसका पता चलता है। अगर लाल कलर में है तो वो सब्सक्राइब नहीं हो रखा है, अगर वो वाइट कलर में हो गया है तो फिर वो सब्सक्राइब हो रखा है। चलो अब बात करते हैं अपन आज के प्रोजेक्ट नंबर 5 की। पहला प्रश्न है, कम एवं मध्यम दूरी तय करने के लिए कौन सा परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, प्रश्न को देखो। कम व मध्यम दूरी को तय करने के लिए कौन सा जो परिवहन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलो आप भी पढ़ रहे हो तो उत्तर लिखो देके, फटाफट से लिखो देगे। चलो देखो कौन सा है। एक छोटा सा मैं आपके सामने क्लू देता हूं कि अगर आपको कोई सामान अपने घर पे मंगवाना है तो क्या ट्रेन आपके घर आके छोड़ देगी? क्या हवाई जहाज आपके घर पे आके छोड़ देगा? क्या नहीं, लेकिन एक सड़क है वो आपके घर तक पहुंचती है। तो बताओ कौन सा परिवहन है जो कम व मध्यम दूरी तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वो है कौन सा? सड़क परिवहन। तो अपन आंसर नंबर 1 लिखेंगे। स्थल परिवहन के अंदर है ये, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन। ठीक है बच्चों, तो कौन सा परिवहन है जो कम व मध्यम दूरी तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? वो है सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। बिल्कुल छोटा सा आंसर है, फटाफट लिखो। शाबाश, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। और आपको ये समझ में आते हैं तो तुरंत इधर लाइक आप इसको जरूर करें और अपने जो साथी है उनको भी भेजें आगे से आगे। लिखो, देखिए उत्तर लिखो कि कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है। चलो बताता हूँ अब। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको अपन सेंट्रल इस नाम से भी जानते हैं। अपन को केवल यही नाम याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कोष्टक में अपन CSO लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना आंसर नंबर
थर्ड, बताओ बच्चों, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। तो बताओ, देखिए आर्थिक नियोजन को परिभाषित आप करो, देखिए फटाफट से थोड़ा सा इसका उत्तर दो आप। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप एक बार देखो, थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा उत्तर, थोड़ा सा आप यहाँ देखें। ये एक अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है, क्या है बच्चों? ये एक अर्थव्यवस्था है। और इस अर्थव्यवस्था के द्वारा जो उपलब्ध साधन है, कौन है बच्चों? उपलब्ध जो साधन है, उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध जो संसाधन है, इनका उपयोग लेकर, इनका उपयोग लेकर क्या करें? लक्ष्यों को प्राप्त करना। कैसे लक्ष्य? जो अपन ने निर्धारण कर रखे हैं। देखो अब क्या है आर्थिक नियोजन, मैंने आपको इसको थोड़ा सा, एक क्या है अर्थव्यवस्था, वो क्या करती है? उपलब्ध जो संसाधन है, कैसे संसाधन? उपलब्ध जो उसके पास है। तो एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधनों का क्या लेकर? उपयोग लेकर, उनको काम में लेकर निर्धारित लक्ष्यों को क्या करती है? प्राप्त करती है। तो बस उसी जो उपाय है, वही जो विज्ञान है, उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। तो अब अपन इसको देख करके यहाँ लिख सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था, कौन बच्चों? एक अर्थव्यवस्था के द्वारा, एक अर्थव्यवस्था के द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों, आर्थिक संसाधनों को उपयोग में लेकर निर्धारण लक्ष्यों को प्राप्त करने, देखो क्या बताया था? एक अर्थव्यवस्था है, उसके उपलब्ध आर्थिक संसाधन है, उनका उपयोग लिया और निर्धारण लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो विज्ञान है, प्राप्त करने का विज्ञान ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने देखा कि कम साधन और मध्यम वाली दूरी कौन सी है, जो परिवहन है वो कौन सा है। अब अपन बात करेंगे मुद्रास्फीति। ट्रेन आ गई बच्चों, थोड़ा सा ये एक परिवहन जो अपना रेल परिवहन था वो अभी यहाँ से निकल चुका है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर गया। अब अपन वापस बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष किन्हीं दो चुनौतियों के नाम लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके समक्ष दो चुनौतियां कौन सी है? यानी अर्थव्यवस्था, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ही उस देश को गिराती है और वही उस देश को बढ़ाती है। तो इस अर्थव्यवस्था के सामने दो चुनौतियां कौन सी है? तो अपन इसको तो मिटा ही देते हैं। तो आप एक बार और समझ सकते हो कि क्या है आर्थिक नियोजन, कि एक अर्थव्यवस्था है, वो जो उसके पास उपलब्ध आर्थिक संसाधन है उन्हीं को उपयोग में लेकर के क्या करती है? लक्ष्यों को निर्धारण करना ही क्या है? आर्थिक नियोजन है। आंसर नंबर 4, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल भाषा में समझ सकते हैं इसको। क्या है समझो, जैसे यही मैं इस मार्कर की बात करता हूं। ये मार्कर में 3 साल पहले लेके आया था, तब ये मार्कर था 10 रुपए का। दूसरे साल तब लेके आया, तब था ये 15 रुपए का। और अभी जो लेके आया ये था 20 रुपए का। क्या हुआ है बताओ, देखें आप।
मूल्य वृद्धि। क्या है बच्चों? मूल्य वृद्धि। तो बस इसका जो मुद्रास्फीति है उसको अपन इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्या कि सामान्यतः मूल्य में सतत सामान्यतः मूल्य स्तर में सतत वृद्धि ही मुद्रास्फीति कही जाती है। ध्यान रखना बच्चों, कहीं कहीं इसका क्या करते हैं, मुद्रा स्फीति तो लिखते नहीं, मुद्रा की परिभाषा लिख के आ जाते हैं कि हम किसी सेवा के बदले में जो भी वस्तु लेते हैं या देते हैं, जिसका आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, उसी को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा स्फीति है। और मुद्रा स्फीति को सीधी भाषा में अपन अगर एक ही शब्द में कहे तो कीमत में वृद्धि। तो मैंने यहाँ ये लिखा है कि सामान्यतः मूल्य स्तर में सतत वृद्धि ही क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। सॉरी, उधर मैंने प्रश्न दूसरा बोल दिया और उत्तर दूसरा लिख दिया। प्रश्न था मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष किन्हीं दो चुनौतियों को नाम बताइए। क्या है दो चुनौतियां? देखें, आप फटाफट लिखो दो चुनौतियां, बिल्कुल सरल है, इजी है, लिखो, देखें फटाफट से लिखो। अभी लॉकडाउन में सब क्या हो गए थे, एक तो वही है और अब भी है कहीं तो आंसर नंबर 5 लिखते हैं। क्या था? एक तो है मूल्य वृद्धि। पहली तो अर्थव्यवस्था की जो सामने चुनौती है वो है मूल्य वृद्धि। आपको पता हो तो अभी लॉकडाउन में जब सामान नहीं मिले तो जो 5 की चीज़ थी वो 50 और 100 की बिकी थी। चलो ये तो एक बात है, मूल्य वृद्धि। दूसरी गरीबी, ये भी इसके सामने एक बहुत बड़ा समस्या, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तथा जो और सबसे बड़ी है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कौन सी है? मूल्य वृद्धि है, गरीबी है, बेरोजगारी है। और तो है ही, लेकिन सबसे जो मुख्य है वो यही है। कौन सी है? मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी। अब आंसर नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न? राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम बताइए। तो बताओ, देखे 4 संरक्षण की 4 विधियां खूब जानते हैं अपन, बस इतना सा है कि थोड़े मॉडर्न हो गए तो उनको भूल गए, नहीं तो गांव में थे तब उन्हीं के अंदर नहाया करते थे। बताओ, देखे फटाफट नाम बताओ। लिखो 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 लिखो, चलो लिखता हूं। ये कह रहा है कि किन्हीं 4 विधियों के नाम बता देते हैं। तो अपन एक तो कह लेते हैं तालाब है। क्या बच्चों? तालाब में पानी को इकट्ठा किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। खडिन है, टांका है, नाडी है, बेरी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? छोटी कुई या छोटा कुआ,
एनीकट, बांध, ये सारे के सारे क्या है, अपन को तो 4 ही विधियां बतानी है और इसी के तहत तो जल स्वावलंबन योजना भी चला रखी है सरकार। चलो अपन ने ये 6 प्रश्न पढ़े और प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखो, कम एवं मध्यम दूरी तय करने के लिए कौन सा परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है बच्चों? स्थल परिवहन है, जिसको मतलब सड़क परिवहन कह सकते हैं अपन, क्योंकि स्थल पे रेल परिवहन भी स्थल पे ही चलता है, हवा में नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर भी कौन सा? सड़क, रेल परिवहन नहीं। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है, कौन सी संस्था करती है? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक नियोजन क्या है उसको बताइए। तो क्या कहा था बच्चों? एक अर्थव्यवस्था है, उसके द्वारा जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन हैं उनको उपयोग में लेगा और उपयोग में लेकर क्या करेगा? वह लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो विज्ञान है, यानी कि उन लक्ष्यों को निर्धारण करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति, ध्यान रखना बच्चों, मुद्रा अलग है, मुद्रास्फीति अलग है। मुद्रा तो आपको पता है कि किसी वस्तु या सेवा के बदले जब अपन किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, उसको, उस चीज़ को, उसको तो क्या कहते हैं अपन? मुद्रा कहते हैं। लेकिन ये तो मुद्रास्फीति है, और मुद्रास्फीति का सीधा है लगातार कीमत में वृद्धि होना, क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। तो सामान्यतः मूल्य स्तर में सतत वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 2 चुनौतियाँ। तो बच्चों वो चुनौतियाँ हैं, एक तो सबसे बड़ी तो मूल्य वृद्धि है, कीमत बढ़ती जा रही है लगातार, गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी चीज़ों की मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ते ही क्या होती है? उसकी कीमत बढ़ती है। तो ये है ही, और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर गरीबी भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है क्या नाम है, जो राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम बताइए। तो तालाब, खडिन, टाँका, नाडी, बेरी, बांध, एनीकट, खूब है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब। सार्वजनिक परिवहन से आप क्या समझते हैं? इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कोई सुझाव दीजिए। कोई 3 सुझाव दीजिए। 3 सुझाव दीजिए। तो देखो बच्चों, पहली बात ये करा है सार्वजनिक परिवहन। परिवहन तो आप जानते ही हो कि जिसके माध्यम से हम किसी माल को मांग के अनुसार, माल को जहां उसकी आवश्यकता है वहां पर जिस साधन के माध्यम से पहुंचाते हैं, जहां जिस साधन के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं उसकी मांग के अनुसार, जैसे भी, उसको क्या कहेंगे? परिवहन। लेकिन वो कह रहा है सार्वजनिक परिवहन कौन सा है? तो सार्वजनिक परिवहन बच्चों कि परिवहन का उपयोग जब सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई जो नियोजित संस्था है वह सार्वजनिक हित में उसका उपयोग करे। किस हित में? सार्वजनिक हित में। तो वो सार्वजनिक परिवहन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, RSRTC, जिसको अपन बसें बोलते हैं, रोडवेज की बसें, वो क्या किसी की है क्या? उस पर अपन, जैसे मान लो कोई प्राइवेट गाड़ी है, आप उसके अंदर वो चाहे तो बिठा सके, नहीं चाहे तो नहीं बिठा सके, क्योंकि वो निजी परिवहन है। लेकिन रोडवेज की बसें हैं, उसमें आप अपने अधिकार से बैठ सकते हो, क्योंकि वो सार्वजनिक है, उनको जो सरकार को हम टैक्स देते हैं उनसे वो खरीदी जाती है। तो यहाँ पर कि परिवहन का जब उपयोग किसी सरकार द्वारा या सरकार द्वारा नियोजित, यानी सरकार कोई प्रायोजित कोई संस्था करती है, उसके द्वारा जब सार्वजनिक हित में कोई चलाया जाए, किया जाए उसका उपयोग, तो वो सार्वजनिक परिवहन। जैसे अब जैसे रेल, ट्रेन के अंदर अपन बैठ सकते हैं, कोई अपन कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी मान लो किसी की गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर अपन नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो उसकी निजी गाड़ी है, निजी परिवहन है वो। समझ आई? चलो
तो जब उसी का प्रयोग यानी किसी परिवहन का प्रयोग सरकार या सरकार के द्वारा कोई संस्था है वो जब सार्वजनिक हित में उसका प्रयोग करती है तो वो कौन सा सार्वजनिक परिवहन है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, अब आप अच्छे तरीके से समझ गए हो, जैसे रेल है। अब उसको प्रोत्साहित करने के सुझाव, तो बच्चों सबसे पहला सुझाव तो अपन यही देंगे कि आराम और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अपन देखते हैं एक तो सरकारी बस को देखते हैं, एक अपन वो जो दूसरी प्राइवेट बसें होती हैं उनको देखते हैं, कितनी अच्छी चमक धमक पूरी अंदर बैठते हैं जैसे लगता है। लेकिन एक रोडवेज की बस है जिसकी सीट इधर से इधर हो रही है, इसे इधर से इधर हो रही है। तो क्या होना चाहिए कि उसको उपयोग में प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा उसका उपयोग कब आएगा, तब उसके अंदर आराम और उसके अंदर सुरक्षा मिलेगी अपन को। सुरक्षा का मतलब है कि जैसे अब सुरक्षा, आप जब कभी रोडवेज बस में या अब तो सभी बसों के अंदर, रोडवेज बसों के अंदर भी आपने देखा होगा जैसे अपन बैठते हैं तो ड्राइवर की सीट के पीछे की साइड सब महिला सुरक्षा नंबर, सभी प्रकार के थाने के नंबर आसपास जहाँ से वो है, और उसके अलावा वहाँ पर उस बस के नंबर वगैरह सब लिखे होते हैं। और तो और आजकल तो सीसीटीवी कैमरा और लगने लग गया बस का। तो ये एक तो यही है आराम व सुरक्षा, साफ रास्ते का अधिकार हो। यानी कि अगर रोडवेज बस के लिए एक, जैसे मान लो रोड सड़क पे इतनी लेन चलती है, एक लेन केवल सरकारी सार्वजनिक जो बस है, सरकारी बस है, अगर उन्हीं के लिए बना दे तो वो जल्दी समय पे पहुंचाएगी और आराम से जाएगी, तो और उसके अंदर उसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ेगा। निर्बाध कनेक्टिविटी, यानी कि अपन देखते हैं कि सरकारी जो बसें हैं वो जहाँ पर ख़राब हो गई बस वहीं पर, जहाँ चलती चलती कहीं पर भी हो जाती है। लेकिन प्राइवेट होती है तो वो तुरंत, उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है सरकारी की। तो वही सार्वजनिक, तो बस उसको कैसे वो होगी कि उनको निर्बाध कनेक्टिविटी मिले। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आराम और सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साफ रास्ते का अगर अधिकार मिल जाए तो और ज़्यादा उसको प्रोत्साहन मिलेगा, किसको, सार्वजनिक परिवहन को। और कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो फिर तो और ज़्यादा किसको प्रोत्साहन मिलेगा, सार्वजनिक परिवहन को। अगला प्रश्न, दूषित जल व कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कैसे दुष्प्रभावित करता है। यानी कि किस प्रकार से जो है दूषित जल है और जो कचरा है वो किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को क्या करेगा, दुष्प्रभावित करेगा। यानी उसके अंदर एक तो अच्छा प्रभाव डाले, एक बुरा प्रभाव डाले। तो बुरा प्रभाव कैसे डालेगा देखते हैं। पीने के पानी का दूषित, यानी कि जैसे दूषित जल होगा तो वो क्या करेगा, पीने का पानी दूषित होगा, और पीने का पानी जब दूषित होगा तो बीमारियां होंगी। खाद्य श्रृंखला का दूषित होना, जब जल दूषित होगा तो पीने का पानी भी दूषित हो गया, और जब पीने का पानी दूषित होगा तो बीमारियां होगी। दूसरा, खाद्य श्रृंखला जो है वो दूषित हो जाएगी, क्योंकि पानी है, कचरा है, वहाँ से अपन डालेंगे तो वो भी दूषित हो जाएगी। जैसे मान लो पानी था, गंदा पानी था, उसी से अपन ने क्या किया, फल सब्जियों में उसी पानी से फल सब्जियों को पिलाया, तो वही जो पानी था केमिकल का या जैसा भी था। जैसे अगर मान लो जो बच्चे सांगानेर के हैं तो उनको सबको पता है कि यहाँ की जितनी भी सब्जियाँ हैं वो कौन से पानी से हो रही है। जिनको यहाँ का पता है वो तो उसको फिर भी क्या कह रहते हैं, लेकिन जब उस पानी को देखते हैं और उनसे जो सब्जियाँ जाती है तो वो उनको पता है। फल सब्जी, मछली, इससे पानी मछली में रह रही है, उसमें वही गंदा पानी जा रहा है और वही मछली पी रही है, तो उसी को मछली का वो जो है अपन यूज में ले रहे हैं, तो वो क्या हो गई, दुष्प्रभाव डालेगी। मक्खियों व अन्य कीटों का बढ़ना, जब गंदगी फैलेगी, कचरा फैलेगा, पानी ज़्यादा गंदा होगा तो वहाँ क्या हो गई, मक्खियाँ और दूसरे कीड़े फैलेंगे जो क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। जैसे मच्छर है, बीमारियाँ फैलाते हैं। प्रदूषित जल से अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी होती है, और जब प्रदूषित गंदा पानी होगा तो उससे जैसे एक डायरिया, ये कई बीमारियां उससे फैलती है। तो इस प्रकार से ये जो दूषित और जो है ये मानव स्वास्थ्य पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है बच्चों, वैश्वीकरण से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को। पहले छोटा सा प्रश्न ये देख सकते हैं कि ये है क्या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है बच्चों, देखो वैश्वी, देखो यहाँ तो समझो थोड़ा सा, विश्व, इससे बना वैश्वीकरण, यानी कि पूरी जनता को, यानी कि पूरी पृथ्वी को एक छत में ले आना। यानी कि कहने का मतलब है पूरा संसार एक घर बन जाना। क्या बन जाना बच्चों, एक घर बन जाना। देखो पहले की बात करें तो व्यापार के अंदर ही बात करें अपन, तो अमेरिका क्या पता कहाँ है, कितनी दूर है। ट्रंप कौन है, ओबामा कौन था, जानते थे क्या, पुतिन कौन है। लेकिन आज के वैश्वीकरण के युग में
सभी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी थी, जो चीन के पास है, जापान के पास है, जर्मनी के पास है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, वो इधर आ रही है। यहाँ की टेक्नोलॉजी उधर जा रही है। पहले जहाँ की जहाँ थी बस वो उसी एक सीमित एरिया के अंदर फैली हुई थी, लेकिन इस वैश्वीकरण के कारण वो जहाँ जो चीज़ें बन रही है वो पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, और पूरे विश्व के अंदर फैल रही है तो पूरे विश्व का ही क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। तो क्या क्या लाभ है वो देखो। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार होगा। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि जापान के अंदर कोई चीज़ बन रही है, बहुत मात्रा में बन रही है, लेकिन इंडिया के अंदर वो नहीं बन रही, तो जापान इंडिया की उसका यहाँ पर क्या करवाएगा, आयात करवाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ है जो जापान के पास नहीं बन रही, इंडिया के पास बहुत बन रही है, तो इसको वहाँ ले जाएगा। पहले जहाँ थी वहीं उतने उपयोग में बना ली, लेकिन आज उसको, तो अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विस्तार हुआ। दूसरी बात, आर्थिक खुलापन व देशों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी। आर्थिक खुलापन बढ़ा क्योंकि वैश्वीकरण से क्या हुआ, जब आदान प्रदान हुआ तो इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, मुद्राओं का भी आदान प्रदान हुआ और बिल्कुल पूरे बाजार में खुलापन आ गया, क्योंकि एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता हो गई कि ये सामान इसके पास है मुझे मिलेगा, ये सामान इसके पास है मुझे मिलेगा। आमने सामने एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता। विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, और अनेक राष्ट्रों के बीच, जैसे आज की अपन बात करते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, शॉपक्लूज है, कई प्रकार के हैं। ये सारे के सारे क्या है, एक वैश्वीकरण की। तो अमेजन कहाँ की कंपनी है, कहाँ फ्लिपकार्ट कहाँ की, स्नैपडील क्या है, ये सारी पता नहीं कहाँ है, लेकिन इनके ऊपर अमेरिका का सामान भी बिक रहा है, जापान का भी बिक रहा है, जर्मनी का भी बिक रहा है, इंडिया का भी बिक रहा है, चाइना का भी बिक रहा है। एक जगह से पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है। यानी कि भारत की कोई चीज़ है वो अगर मान लो अमेरिका वाला खरीद रहा है तो अमेरिका वाले के पास पहुंच रही है, पहले ये नहीं था। तो बिल्कुल मुक्त प्रवाह। दूसरा, सेवाओं का मुक्त प्रवाह और समेकित वित्तीय बाजार। और अब बाजार भी एक वित्तीय बाजार, एक बाजार बन गया पूरा, एक स्थायी बाजार हो गया, पूरे विश्व का एक बाजार बन गया। प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का स्वतंत्र प्रसार। और जब जो मैंने बताया था अभी, जो टेक्नोलॉजी है, जिस जिस के देश के पास जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे के पास उसको, जैसे मान लो कि जापान के पास कोई टेक्नोलॉजी, वो यहाँ भारत में आ रहा है, भारत में आकर के अपने औद्योगिक उद्योग बना रहा है, खोल रहा है, अपने यहाँ पर मशीनें बना रहा है। जैसे मान लो इंग्लैंड के पास है, वो भी जहाँ जो है अपने पास है, तो अपन भी वहाँ जाकर के दूसरे देशों के अंदर बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का, और फिर ज्ञान है, ज्ञान का भी एक दूसरे के पास क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो ये सारे के सारे किसके लाभ है बच्चों, वैश्वीकरण के। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ही अपन यहाँ तक जा पाए। अगर नहीं होता वैश्वीकरण तो अपन जहाँ थे वहीं पड़े रहते, अपनी सीमित संकुचित अवस्था में पड़े रहते। वैश्वीकरण का मतलब है खुलापन, यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार बन जाना। कहते ना वसुदैव कुटुंबकम, वो वाली है ये बात, वैश्वीकरण। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो 10वां प्रश्न है अपना, वो 10वां प्रश्न है बच्चों मैप से संबंधित। और मैंने आपको कहा था कि मैप वाला एक अलग ही टॉपिक लेंगे, उसमें पूरे अब तक जितने मैप परीक्षा में आ चुके हैं उन सबको एक साथ करवाऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो अब इजाज़त चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, वो भी पढ़े इसको। और अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।